हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एनिमे एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ जुजुत्सु काइसेन सीजन 3 के एपिसोड नंबर 8 को। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। अब तक हमने देखा कि यूजी और मेगुमी नंबर 1 कॉलोनी में एंटर करते हैं और हिगुरुमा को ढूंढने लगते हैं। रिन और रेमी दोनों बोलते हैं कि वो हिगुरुमा की लोकेशन जानते हैं। अब कहानी कुछ समय पीछे जाती है। मार्च 2016 में कोई चोर एक माँ और बेटी का खून कर देता है। पुलिस इस क्राइम के लिए कीता नाम के लड़के को अरेस्ट कर लेती है जो उसी एरिया में रहता है, पर कीता का कहना था कि वो निर्दोष है। हिगुरुमा जो कि डिफेंस लॉयर है वो कीता से मिलने जाता है। असल में जब पुलिस वाले कीता से पूछताछ करने गए थे तो वो वहाँ से भाग गया था। पुलिस ने उसका घर तक पीछा किया और उन्हें उसके कमरे में एक खून से सना हुआ चाकू मिला था और ये खून उसी माँ बेटी का था, यानी कि कीता रंगे हाथों पकड़ा गया था। पर कीता बोलता है कि वो पुलिस से डर के इसलिए भागा क्योंकि उसके पास उसकी कैट थी। वो जहाँ रहता है वहाँ कैट रखना अलाउड नहीं है, इसीलिए कीता अपनी कैट को बचाने के लिए भागा था। और रही बात उस चाकू की, तो वो उसे सड़क पे पड़ा मिला था। हिगुरुमा अब अपने ऑफिस में आता है और उसकी असिस्टेंट शिमिजू बोलती है कि कीता की कहानी तो झूठी लग रही है। कीता रास्ते में पड़ा चाकू क्यों ही उठाएगा और पुलिस से डर के क्यों भागेगा। हिगुरुमा बोलता है कि कीता को पुलिस वालों ने पहले भी परेशान किया है और उसने बताया कि वो पुलिस स्टेशन में चाकू जमा करवाने जाने वाला था क्योंकि उसके मोहल्ले में पुलिस को कॉल करके बुलाना अलाउड नहीं है, वरना आस पड़ोस में अमीर लोगों को परेशानी होती है। कीता एनपीओ नाम के शेल्टर में काम करता है जहां बूढ़े लोगों की देखभाल करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ उसे कोई सैलरी नहीं मिलती बल्कि बस जेब खर्च के पैसे और एक टाइम का खाना दिया जाता है। और इसके बाद भी कीता से महीने का 50,000 येन रेंट के नाम पे लिया जाता है। खैर, कीता के मोहल्ले में कई लोग रहते हैं जिनका पहले कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड था, तो उनमें से भी कोई चोर हो सकता है। हिगुरुमा उन सब की जानकारी निकालने में लग जाता है क्योंकि उसे यकीन था कि कीता निर्दोष है। शिमिजू कहती है कि हम सरकारी वकील हैं तो हमें वैसे भी ज्यादा पैसे नहीं मिलते हैं और उससे ज्यादा तो हमें काम करना पड़ता है। सबको पता है कि इस केस में कीता को सजा जरूर मिलेगी, फिर भी हिगुरुमा उसका केस क्यों लड़ना चाहता है। तो हिगुरुमा बोलता है कि कभी कभी ऐसे केस भी लड़ने चाहिए, इससे दिमाग की धार तेज रहती है। तो शिमिजू चिल्लाते हुए बोलती है कि कभी कभी नहीं, तुम हमेशा ऐसे ही केस लड़ते हो। शिमिजू फिर तकागी से मिलने उसके कैफे जाती है। पहले तकागी भी हिगुरुमा के साथ काम करती थी। वो बताती है कि हिगुरुमा शुरू से ही ऐसा है, वो पैसों के लिए बिल्कुल भी लालची नहीं है। उसके पास एक ड्रंक ड्राइविंग का केस आया था जिसमें एक 19 साल के लड़के को उसके साथियों ने दारू पिला दी थी। हिगुरुमा वो केस हार गया था और फिर वो लड़का उसी पे चिल्लाने लगा कि तुमने मुझे बचाया क्यों नहीं। तकागी ने तब भी हिगुरुमा को मना किया था कि ऐसे केस मत लिया करो जिनको जीतना नामुमकिन हो, कमजोरों की रक्षा करना ये सब सुनने में ही अच्छा लगता है। इन सब के चक्कर में हिगुरुमा अपनी मेंटल हेल्थ ना खराब कर ले। खैर, हिगुरुमा दिन रात मेहनत करके कीता को इनोसेंट साबित करवा देता है। असल में क्राइम वाले दिन से ही कीता के मोहल्ले से एक और लड़का गायब है, तो हो सकता है कि वो चोरी उसी ने की हो। साथ ही क्राइम वाले समय पर कीता एक स्टोर के सीसीटीवी कैमरे में भी नजर आ रहा था। साथ में चोरी का कोई भी आइटम कीता के घर से बरामद नहीं हुआ है। कीता हिगुरुमा को शुक्रिया बोलता है उस पर यकीन करने के लिए, लेकिन हिगुरुमा जानता था कि सामने वाली पार्टी फिर से अपील जरूर करेगी। फिर से ट्रायल होता है और इस बार कीता को दोषी ठहराया जाता है और उसे उम्र कैद की सजा मिल जाती है। हिगुरुमा जैसे छोटे वकीलों के पास ज्यादा फंडिंग या ज्यादा स्टाफ नहीं होता है, जिससे वो कोई नया सबूत पेश नहीं कर सका कि कीता निर्दोष है। फिर से अपील करने के लिए उसे सुप्रीम कोर्ट जाना होगा, पर वो इतने छोटे मोटे केस सुनते ही नहीं है और सिस्टम तो पहले ही कीता को दोषी ठहरा चुका है। कीता हिगुरुमा की तरफ देखता है, उसकी आंखों में गुस्सा और दुख दोनों था। हिगुरुमा ये देख चौंक जाता है और खुद से पूछने लगता है कि ये मुझे इस तरह से क्यों देख रहा है। तकागी ने हिगुरुमा से पूछा था कि उसके मन में क्या है, तो हिगुरुमा ने बताया था कि मैं कोई हीरो नहीं हूँ जो मासूम लोगों को बचाता है, बस मैं कुछ भी गलत होते हुए नहीं देख सकता। कानून अंधा होता है क्योंकि वो सबके लिए बराबर है, लेकिन कानून के साथ लोग भी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं क्योंकि वो कड़वा सच देखना नहीं चाहते। पर इंसाफ के लिए हिगुरुमा हमेशा अपनी आंखें खुली रखेगा, चाहे वो अकेला ही क्यों ना हो। खैर, जज कहता है कि किसी को इस फैसले से एतराज हो तो वो 15 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। हिगुरुमा अब खड़ा होकर हथौड़े को टेबल पर मारने लगता है, जो देख सब हैरान हो जाते हैं और वो देखते हैं कि हिगुरुमा के ऊपर एक बड़ा सा शिकिगामी आ गया था। हिगुरुमा बोलता है कि सब लोग बैठ जाओ क्योंकि ये ट्रायल फिर से शुरू होगा। इस टाइम पर ही हिगुरुमा की पावर्स अवेकन हुई थी और हमें पता चलता है कि हिगुरुमा भी कलिंग गेम का एक प्लेयर है। खैर, कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। रिन और रेमी दोनों बोलते हैं कि वो हिगुरुमा की लोकेशन जानते हैं, लेकिन इनमें से कोई एक झूठ बोल रहा था। हम एक आदमी रेजी को देखते हैं जिसके पास ढेर सारी पर्चियां थीं और वो इंतजार कर रहा था अपने अगले शिकार के आने का। खैर, कुछ टाइम पहले जब रिन स्कूल में था तब कुछ लड़के एक स्टूडेंट को बुली कर रहे थे। रिन दूर से ये सब देखता है और मन में सोचता है कि इस लड़के को खुद के लिए आवाज उठानी चाहिए, वरना ये लोग पूरे साल इसे ऐसे ही
बुली करते रहेंगे, लेकिन रिन खुद कुछ नहीं करता और दूर से तमाशा देखता रहता है। पर तभी एक दूसरा स्टूडेंट आता है और इन बुलीज को रुकने का बोलता है। रिन को लगता है कि एक और गधा आ गया इनसे पिटने, लेकिन ये स्टूडेंट और कोई नहीं बल्कि यूजी था, जो उन बुलीज की धुलाई कर देता है। और ये देख रिन शॉक हो गया था। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। रिन यूजी को एक थिएटर के पास लेके जाता है और बोलता है कि हिगुरुमा इसी के अंदर रहता है। यूजी उसे शुक्रिया कर अंदर जाने लगता है। रिन बोलता है कि वो खुद कभी हिगुरुमा से नहीं मिला है, लेकिन उसने हाबा को बुरी तरह से पीटा था। यूजी कहता है कि वो खुद को संभाल सकता है और अंदर जाने लगता है। रिन उसे कुछ बताना चाहता था पर वो नहीं कह पाता। दूसरी तरफ रेमी भी मेगुमी को लेके एक जगह जाती है और असल में रेमी ने झूठ बोला था क्योंकि वो उसे रेजी के पास लेके गई थी। ये जानकर मेगुमी बहुत गुस्सा हो जाता है और तुरंत ही डिवाइन डॉग को समन कर लेता है और बोलता है कि उसके पास फालतू का टाइम नहीं है। इधर यूजी को थिएटर के अंदर हिगुरुमा मिल जाता है, जो कि एक बाथटब के अंदर लेटा हुआ था, वो भी पूरे कपड़े पहन के। हिगुरुमा बोलता है कि उसे ऐसा करने पर सुकून मिलता है। यूजी सीधा उससे काम की बात करने लगता है, पर हिगुरुमा बोलता है कि मैं एक लॉयर हूँ और मुझसे बात करने की फीस 5000 येन है। जो सुन यूजी चौंक जाता है, लेकिन हिगुरुमा बस मजाक कर रहा था कि मैं देखना चाहता था कि लालची वकील बन के कैसा लगता है। यूजी समझ जाता है कि हिगुरुमा कोई पुराना सॉर्सरर नहीं है बल्कि एक आम इंसान है जिसे जुजुत्सु की पावर मिल गई है, तो हो सकता है कि वो बातों से ही इसे मना ले। दूसरी तरफ रेजी समझ जाता है कि मेगुमी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो वो उससे अपनी टीम ज्वाइन करने को बोलता है और पूछता है कि उसे कलिंग गेम के बारे में कितना पता है। मेगुमी बोलता है कि ये एक रिचुअल है जिसके पूरा होने पर जापान के सभी लोग बदल जाएंगे। ये सुन रेजी हंसने लगता है और बोलता है कि तुम केंजाकू को जानते हो। मेगुमी को पता था कि कलिंग गेम में केंजाकू की पहचान वाला कोई सॉर्सरर तो होगा ही। रेजी का मानना था कि केंजाकू का असली प्लान कुछ और ही है। मान लो कि 1000 सॉर्सरर इस गेम में हिस्सा ले रहे हैं और हर कॉलोनी में करीब 100 सॉर्सरर्स हैं, पर इन कॉलोनीज में काशिमो और हिगुरुमा जैसे महाशक्तिशाली लोग भी हैं जो आसानी से बाकी सबको एलिमिनेट कर सकते हैं और फिर तो गेम रुक सा जाएगा। इन दोनों ने मिलकर ही करीब 60 प्लेयर्स को एलिमिनेट कर दिया है। मेगुमी ने भी ये बात नोटिस की थी क्योंकि कॉलोनी में कुछ ज्यादा ही सन्नाटा था। रेजी बताता है कि कई मॉडर्न सॉर्सरर्स तो आसमान से एंट्री लेते ही निपट गए थे। अगर केंजाकू को सच में प्लेयर्स की कर्स एनर्जी चाहिए होती तो वो ऐसा एंट्री सिस्टम रखता ही क्यों, बल्कि वो तो चाहता कि सॉर्सरर्स आपस में लड़ते ही रहें। रेजी का मानना था कि जब आखिर में सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स बच जाएंगे तब केंजाकू उन पर बॉम्ब फोड़ के खुद ही कलिंग गेम को खत्म कर देगा। इसी समय हम केंजाकू को देखते हैं जो कि चाइना के गवर्नमेंट के कुछ लोगों से मीटिंग करने गया था। इधर यूजी हिगुरुमा से कहता है कि वो कलिंग गेम को बंद करवाना चाहता है। फिलहाल तो उसे एक नया रूल ऐड करवाना है जिसके लिए उसे हिगुरुमा के 100 पॉइंट्स चाहिए। हिगुरुमा साफ मना कर देता है। असली दुनिया का कानून बहुत खोखला है। वो देखना चाहता है कि कलिंग गेम का कानून कैसे काम करता है। उसे जानना है कि जो लोग इस गेम के रूल्स को ब्रेक करते हैं उन्हें कैसे सजा मिलती है। क्या उन्हें अपना केस रखने का मौका दिया जाएगा? क्या कोई सुनवाई होगी या सीधा फैसला होगा? इसीलिए वो नहीं चाहता कि गेम जल्दी एंड हो जाए। उसे देखना है कि लोगों की टेक्निक रिमूव कैसे होती है। यूजी बोलता है कि कलिंग गेम एक रिचुअल है जिसके पूरा होते ही जापान के सभी लोग खत्म हो जाएंगे। हिगुरुमा बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, कलिंग गेम हमेशा चलता रहेगा क्योंकि इसके रूल्स में यही लिखा है। यूजी समझ जाता है कि ये बातों से नहीं मानेगा और वो उसे सीधा धमकी देता है कि मुझे अपने 100 पॉइंट्स इस्तेमाल करने दो। हिगुरुमा अब खड़े होकर बोलता है कि तुमने कभी किसी ऐसे को मारा है जिसने तुम्हें गुस्सा दिलाया हो? मैंने सोचा था ये उससे भी अच्छा लगता है। यूजी देखता है कि हिगुरुमा के पीछे एक शिकिगामी आ गया था। हिगुरुमा के पास 100 पॉइंट्स हैं, यानी वो ऑलरेडी करीब 20 सॉर्सरर्स को निपटा चुका है, तो यूजी को थोड़ा संभल के लड़ना होगा। हिगुरुमा अब यूजी के सामने आकर बोलता है डोमेन एक्सपेंशन, डेडली सेंटेंसिंग, यानी आखिरी सुनवाई। और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों अगले एपिसोड में यूजी और हिगुरुमा की जोरदार फाइट होने वाली है। उसे मिस ना करने के लिए हमारे चैनल वाइपर एनीमे एक्सप्लेन्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ। शुक्रिया।